अस्सलाम वालेकुम वकला दोस्तों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है और जो साइबर लॉ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। पीका रूल्स प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम रूल 2018 में हमने सेक्शन 1 से 20 तक जो उसका ऑपरेटिव पार्ट था वो हमने लेक्चर उसका अपलोड कर दिया था। आज हम इसके शेड्यूल में आए हैं। तो शेड्यूल 4 में इसका जो बड़ा रेलिवेंट पार्ट है जहाँ जिसमें डिजिटल एविडेंस की सीजर डिटेक्शन एग्जामिनेशन एंड रिपोर्टिंग की प्रोविजन शामिल है, हम उनको रीड करेंगे और इनको समझेंगे ताकि जो वकला साइबर लॉ की प्रैक्टिस फ्यूचर में करना चाह रहे हैं उनको डिजिटल एविडेंस की टेक्निकलिटी का पता हो। सीजर मीमो फॉर्म 1 में दी हुई है जिसमें ये देखें केस नंबर, आइटम, डेट ऑफ सीज, टाइम, लोकेशन, details of person from home, item seized, address, telephone number and email। ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो लेनी होती है इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ने। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम है, ये जो है ये इस तरह का ही एक फॉर्म जनरेट होता है इनके ऑफिस से जो डिस्क्रिप्शन आइटम सीज में मेक, मॉडल, सीरियल नंबर, कलर, कंडीशन, नंबर ऑफ पेजेस एंड डॉक्यूमेंट, एनी अदर आइडेंटिफाइंग मार्क, और वो ऐसे ही उन्होंने डिटेल आगे देनी हो। और भी अगर किसी डिवाइस की या किसी सीज्ड आइटम की कोई आइडेंटिफिकेशन और भी हो तो ऐसे देनी होती है। ईच एग्जिबिट मस्ट बी सप्लाई विद इट्स ओन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंप्लीट ए सेपरेट मीमो फॉर ईच एग्जिबिट एविडेंस। तो इन्वेस्टिगेटर उसका नाम आएगा, फिर उसके सिग्नेचर आएंगे, विटनेस जो उसने वहाँ पे मौजूद होंगे विटनेस, उनका नाम, उनके सिग्नेचर आएंगे। अब चेन ऑफ कस्टडी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिजिटल एविडेंस साइबर क्राइम में जो यूज़ होती है उसकी चेन ऑफ कस्टडी उसकी ऑथेंटिसिटी का पहला सबूत होता है। उसकी वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी को कोर्ट में साबित करने के लिए सबसे पहले चेन ऑफ कस्टडी को साबित करना ज़रूरी है और उसका डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। रेफर टू द क्रोनोलॉजिकल डॉक्यूमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल एग्जिबिट शोइंग द सीजर, custody, control, transfer, analysis and disposition of evidence, physical or electronic. Every person who takes control of item is to be recorded in the chain of custody। उनकी तमाम जो आइटम सीज हुई हैं, जो कलेक्ट की हैं उन्होंने और जिसने की है उसका नाम इस डिस्क्रिप्शन में आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसके फॉर्म को देखें जो मैंडेटरी है जिसको फॉलो करना और उसके मुताबिक डिटेल प्रोवाइड करना, केस, एग्जिबिट, सीजर नंबर, डेट, टाइम, लोकेशन ऑफ ट्रांसफ़र, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस, डिलीवर्ड बाय एंड रिसीव्ड बाय, तो ये डिटेल देना बहुत ज़रूरी है। शेड्यूल हम आगे 6 में, तो ये एक लेंथी शेड्यूल है, ये डिटेल शेड्यूल है। तो ये रूल सेक्शन 12(1) के तहत इनकी डिटेल दी गई हैं, इसका प्रोसेस बताया गया। ये मेथोडोलॉजी जो है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग डिजिटल फोरेंसिक लेबॉरेटरी, वो जो है चूँकि ये एडमिन का मामला है तो इसके अंदर उसके पर्पस को डिफ़ाइन किया हुआ है, इसकी कैपेबिलिटी को और इसकी जो इनके अंदर अहलियत है ऑफिसर्स की उनको भी इसमें डिफ़ाइन किया गया है। इसी तरह अब डिजिटल लैब सुपरवाइज़र उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उनको इसके अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो कौन सी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिजिटल लैब सुपरवाइज़र के ऊपर होंगी, क्योंकि डिजिटल एविडेंस इंतहाई हसास मामला होता है। इसमें जो है वो मैनिपुलेट करना पॉसिबल होता है और हो जाती है, मैनिपुलेशन हो जाती है एविडेंस में। लिहाजा जो डिजिटल लैब सुपरवाइज़र है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं फ्राम स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड, तमाम इसी प्रोसीजर में डिफ़ाइन कर दी गई हुई हैं। तो इन ड्यूटीज़ को भी लायर्स के लिए
जो साइबर राइडर बनना चाहते हैं, जो इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी ड्यूटीज़ और इसकी डिटेल को जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप रीड कर सकते हैं। कोई मैनेजमेंट का मामला है तो इसकी जो डिटेल्स है, इसकी कैपेबिलिटी की, इसका प्रोसीजर वो इसमें दिया हुआ। ये इसको पढ़ते हैं डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट। डिजिटल forensic expert is staff member who is authorized to examine digital evidence in assigned case पर। जो उसको डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है लैब में, उसको साइबर क्राइम विंग की तरफ से, अदारे की तरफ से रेफ़र होता है केस कि उसके अंदर आपने ये फोरेंसिक करके तो हमें वो वापस इसका रिपोर्ट देनी है। तो कंटिजेंट ऑन ट्रेनिंग एंड authorization, the duties of an expert may include the following। क्या होंगी ड्यूटीज़ इसकी? परफॉर्म एक्सट्रैक्शन एंड रिकवरी ऑफ डिजिटल डेटा फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो वो जो डिजिटल एविडेंस है उसकी रिकवरी करेगा। राइट इम्पार्शियल टेस्ट रिपोर्ट्स विद डिटेल्स pertaining टू देयर एक्सट्रैक्शन एंड द रिकवरी ऑफ डिजिटल डेटा। बिल्कुल चूँकि वो एक अथेंटिक बॉडी का ऑथोराइज ऑफिसर है तो वो अपनी रिपोर्ट जो है वो इम्पार्शल देगा, वो अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देगा। जो उसकी ओपिनियन देनी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है कि क्या कंक्लूजन देगा, लेकिन पर्सनल अपनी ओपिनियन नहीं देगा। परफॉर्म टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव व्यू ऑफ सबमिटेड केस रिकॉर्ड। रिस्पॉन्ड टू, ये 4 है, रिस्पॉन्ड टू ऑन सीन इंसिडेंट कॉल आउट्स एंड असिस्ट साइबर इन्वेस्टिगेटेड आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस दैट मे बी कंटेन एविडेंस। हाँ, ये भी एक ड्यूटी है इसकी। अगर इसको कॉल कर लिया जाता है कि आपने इस टाइम पे इस जगह पे पहुंच जाना है जहाँ पे हमें कोई एविडेंस कलेक्ट हुई है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है, हमें हेल्प करना, तो ये करेगा, ठीक है। और वो उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसके अंदर उसका नाम आएगा, रिपोर्ट बनेगी और उसकी डिटेल भी आएंगी कि उसने क्या कुछ पॉइंट आउट किया और कैसे हेल्प आउट किया इन्वेस्टिगेटर को। प्रोवाइड 5x प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन कोड, यस, बिकॉज ये उसको उसकी ड्यूटी है कि वो एविडेंस एक्सट्रैक्ट करे और उनकी डिटेल लिखे और अपना जो टेक्निकल ओपिनियन है वो भी दे, तो फिर ये कोर्ट में एज एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर पेश होगा। इस पर ये क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है इन पे। प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड मेंटर गाइडेंस टू न्यू पर्सनल, हाँ, ये इसकी ड्यूटी है कि ये जो नए पर्सनल ऑफिसर्स आएंगे उनकी ट्रेनिंग करेगा। इंश्योर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, हाँ, ये भी इसकी ड्यूटी है कि इसने जब एविडेंस कलेक्ट रिट्रैक्ट करनी है या एक्सट्रैक्शन करनी है, उसका फोरेंसिक करना है, तो उसने उनकी कंडीशन को भी प्रॉपर रखना है, उनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर देना, उनको ख़राब भी नहीं होने देना। कंडक्ट परफॉर्मेंस चेक ऑन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू यूज फॉर फोरेंसिक केस, यस, बिकॉज ही इज़ मोस्ट कैपेबल एंड टेक्निकल पर्सन। तो ये इसकी ड्यूटी है कि वो सॉफ्टवेयर को भी अपडेट रखने का जिम्मेदार है। डिजिटल फोरेंसिक स्टैंडर्ड्स, हाँ, ये स्टैंडर्ड पढ़ने बड़े ज़रूरी हैं। ये स्टैंडर्ड चूँकि ये प्रोसीजर में दिए हुए एक मेथड है, तो इन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ये फोरेंसिक और इन्वेस्टिगेटर, तो पता चलेगा कि एविडेंस ऑथेंटिक है और उसमें एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करने के काबिल है। पढ़ते हैं एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एप्लीकेबल लैब स्टैंडर्ड to the digital forensic discipline require both practical and realistic solutions. Some of the required standards may include new technical procedures must be validated to prove their efficacy and examine evidence material before being implemented on casework. Yes, very clear है. Control and standard sample must be used and documented in case record to show the validity of testing parameter and thereby the conclusion. Yes. Instrument इक्विपमेंट शुड बी एडुकेट एंड प्रॉपरली मेंटेन फॉर द प्रोसीजर यूज। इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपडेट होने, एडुकेट होने चाहिए और मेंटेन प्रॉपरली होने चाहिए इंस्ट्रूमेंट। इनके इंस्ट्रूमेंट की डिटेल भी आएगी, लेंथी है। इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट मस्ट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड एंड कैलिब्रेशन रिकॉर्ड मेंटेन फॉर ऑल कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। यस, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो, तो ये कैलिब्रेट करते हैं, तो उनकी फिर डिटेल भी इन्होंने मेंटेन करनी होती है, रखनी होती है कि
किस सॉफ्टवेयर के साथ ये कैलिब्रेट हुआ था। फोरेंसिक पर्सन मस्ट क्वालिफाई एज एक्सपर्ट विटनेस कंप्यूटर एविडेंस, यस क्वालिफाई पर्सन, क्योंकि इसने कोर्ट में आके एविडेंस देनी होती है, इसकी रिपोर्ट्स को, कंक्लूजन को बड़ी वैल्यू दी जाती है कोर्ट में, क्योंकि बीइंग टेक्निकल एक्सपर्ट पर्सन कोर्ट इस पे रिलाई करती है और फाइनल कंक्लूजन इनका जो होता है ये कोर्ट इसको कंक्लूजन को फाइनल समझती है। लिहाजा ये क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आते हैं, इनसे क्रॉस एग्जामिन होती है, तो लिहाजा ये क्वालिफाई होना चाहिए। पर्सन मस्ट बी ट्रेंड इन कंप्यूटर एविडेंस प्रोसेसिंग प्रोसीजर, यस उसको उसमें ट्रेन होना चाहिए जो इसका एविडेंस प्रोसेसिंग प्रोसीजर है कंप्यूटर का। A training program to develop the technical skill of person is essential in each applicable functional area. Person must be trained in multiple tool types. तो ये जो एक दिया हुआ है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप टेक्निकल स्किल पर्सन इज एसेंशियल, ये बिल्कुल ये करते हैं, इनमें ये वक्तन फ़ोक्तन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करते रहते हैं हम अदारे के अंदर। मल्टीपल टेस्ट ये 8 है, मल्टीपल सेट्स ऑफ टूल मस्ट बी अवेलेबल फॉर डिजिटल एग्जामिनेशन। बड़ी लेंथ डिटेल है कि क्या टूल होने चाहिए, जो हार्डवेयर में विलादा इनकी डिटेल है, जो सॉफ्टवेयर में इनके पास टूल होने चाहिए और कैसे अपडेट होनी चाहिए, बड़ी लेंथ डिटेल है, ये भी आगे आ रही है और ये होने चाहिए। एक्सपर्ट मस्ट बी सर्टिफाइड, यस ये एक्सपर्ट जो हैं ये सर्टिफाइड होने चाहिए, उनको दिया हुआ स्टैंडर्ड दिया हुआ है सर्टिफाइड होने का। 9 है इंटरनल फोरेंसिक कैपेबिलिटी मस्ट बी मीट पोटेंशियल लीगल चैलेंजेस, ठीक है, वो जो लीगल चैलेंजेस हैं वो फोरेंसिक कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो एक पर्सनल का इस काबिल होना कि वो कितना एक्सपर्ट है कि वो फोरेंसिक एनालिसिस करेगा, ये कोर्ट में लीगल अहमियत अख्तियार करते हैं, कानूनी अहमियत तो इसकी वायलेट नहीं किया जा सकता, इसका फिर केस पे असर पड़ता है और ऑफिसर के खिलाफ भी क्वेरी होल्ड हो जाती है। डिजिटल प्रोसेसिंग पावर एंड मीडिया स्टोरेज मस्ट बी स्टेट ऑफ आर्ट, हाँ जो प्रोसेसिंग पावर है, डिजिटल प्रोसेसिंग पावर, ये जो इनके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जो टूल होने चाहिए और उनके अंदर जो स्टोरेज कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो स्टेट ऑफ आर्ट मतलब कि बेहतरीन होनी चाहिए। और उनकी जो प्रोसेसिंग पावर है एडवांस सिस्टम में एडवांस प्रोसेसिंग पावर का मतलब ये होता है कि क्विक प्रोसेसिंग हो, एक्यूरेट प्रोसेसिंग हो और विदाउट डैमेजिंग द डिवाइस ऑफ टारगेटेड डिवाइस, टारगेट डेटा, तो वो ये तमाम फंक्शन इसके अंदर प्रोवाइड और डिस्क्राइब होते हैं। एविडेंस मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड एसेसिबल टू ओनली ऑथोराइज पर्सन, यस एविडेंस कोई गैर ज़रूरी बंदा, प्राइवेट बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये ओनली ऑथोराइज पर्सन। अगर किसी का नाम किसी रिपोर्ट में अदारे ने लिख दिया कि ये ऑथोराइज और इसने हमें एनालिसिस फोरेंसिक करके देना है तो फिर वही उसको एक्सेस कर सकेगा, कोई और ऑफिसर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। द चेन ऑफ लास्ट द चेन ऑफ कस्टडी मस्ट बी मेंटेन एंड डॉक्यूमेंट, यस चेन ऑफ कस्टडी अदारे से किस तरीके से ये रेफर हुआ फोरेंसिक के लिए, एक्सपर्ट विटनेस को लेबॉर्ट्री में गया और उससे पहले डिटेल के कैसे ये एविडेंस कलेक्ट और सीज हुई और फिर उसका एनालिसिस करके वापस कैसे अदारे को भेजी गई, इसकी जो चेन ऑफ कस्टडी है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड और मेंटेन होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी जो है वो साइबर क्राइम लॉज में, साइबर क्राइम केस में एक बहुत अहमियत रखती है, एक पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा कोर्ट के नज़र में होता है इसका। डिजिटल फोरेंसिक एग्जामिनेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव साइंटिफिकली रिलायबल एंड लीगली एक्सेप्टेबल रिजल्ट इन डिजिटल फोरेंसिक द साइबर क्राइम फोरेंसिक बॉडी FIA इम्प्लॉय फॉलोइंग 4 फेजेस एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो उन्होंने इसके जो एविडेंस है उसको रिलायबल करने के लिए और इसके रिजल्ट को कोर्ट में एक्सेप्टेबल बनाने के लिए उन्होंने इस प्रोसेस की कुछ स्टेजेस हैं जिनको फुलफिल करना है और एक ही प्रोसेस में वायलेट नहीं हो सकता, इसको किसी भी एक इस प्रोसेस में 4 प्रोसेस हैं, इसके अंदर किसी को भी फरामोश करके नेक्स्ट प्रोसेस पे जाके एविडेंस का फोरेंसिक नहीं किया जाता। असेसमेंट, एक्विजिशन है, एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग है, ये तमाम ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। ये एविडेंस असेसमेंट है, इसके प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ये प्रिंसिपल जानना फ्यूचर के साइबर क्राइम लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है।
ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, इनको हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल 1, द डिजिटल एविडेंस शुड बी थॉरोली असेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्कोप ऑफ केस टू डिटरमाइन द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ये इस तरह से करते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं इनके ऑथराइज ऑफिसर, वो पहले इस एविडेंस को एसेस कर लेते हैं कि ये क्या इसके अंदर से एविडेंस डिराइव हो पाएगी या नहीं, या क्या ये सॉफ्टवेयर के अंदर से एविडेंस निकल पाएगी कि नहीं। वो इसका इनिशियली ही असेस कर लेते हैं, क्योंकि वो उनको टाइम भी बचाना होता है। तमाम किस्म के सॉफ्टवेयर और डिवाइसेस को पकड़ के जो एविडेंस ना निकल पाए, उनसे ड्राइव ना हो सके, तो और वो उनके लिए लेबॉर्ट्री का उनके लिए बड़ा कीमती जो टाइम होता है उनका ऑफिशियल टाइम, उसका वेस्टेज होता है। लिहाजा उन्होंने पहले ही इनिशियली इसको असेस कर लेना होता है कि इससे एविडेंस निकलेगी या नहीं। प्रोसीजर क्या है? द कंडक्ट ए थॉरो असेसमेंट बाय रिव्यूइंग सर्च वारंट और अदर legal authorization, case detail, nature of hardware and software, potential evidence sought, evidence items are sealed or not, condition of evidence item and the circumstances surrounding the acquisition of the evidence to be examined। ये तमाम बातें जो है इसके अंदर, जो इसके अंदर डिटेल दी हुई है, इनका ख्याल रखना है। इनको एग्जामिनेशन असेस करने के लिए फर्स्ट जो इनका प्रोसेस है असेसमेंट का, उसके अंदर इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड केस असेसमेंट है, रिव्यू द केस इन्वेस्टिगेटर्स रिक्वेस्ट फॉर सर्विस, आइडेंटिफाइंग द लीगल अथॉरिटी फॉर द फोरेंसिक एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट, यस, जो लीगल अथॉरिटी है उसको आइडेंटिफाई करना। इंश्योर देयर इज कंप्लीट रिक्वेस्ट ऑफ असिस्टेंस, यस, इसको इंश्योर करना कि कंप्लीट रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस जो रिक्वेस्ट है उसकी असिस्टेंस की वो इंश्योर की गई है। कंप्लीटेड रिक्वेस्ट ऑफ असिस्टेंट, कंप्लीट डॉक्यूमेंट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, हाँ, तो ये जो चेन ऑफ कस्टडी है वो भी उसको कंप्लीट होना और उसको असेस करना बहुत ज़रूरी है। उस अगर असेसमेंट हो गई है और फैसला लिया है कि असेस कर लिया है कि ये चेन ऑफ कस्टडी अवेलेबल है उसका, और आपको डिटेल और डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, तो नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा। Consult with the case investigator about the case and let him know with the forensic examination may not discover, हाँ, उसको उसके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है, और ये भी उसको बताना ज़रूरी है कि इसमें से एविडेंस निकलेगी कि नहीं। when talking with the investigator about the effect of the case consider following, अब ऑफिसर्स का जब इन्वेस्टिगेटर, अब जो ये इसके असेसमेंट ऑफिसर्स हैं जो असेस करेंगे, और जब वो इन्वेस्टिगेशन से बात करेंगे केस के हवाले से, तो किन बातों का ख्याल रखना है उन्होंने? डिस्कस वेदर अदर फोरेंसिक प्रोसेस यू नीड टू बी परफॉर्म ऑन द एविडेंस, सर्च की वर्ड्स, टूल, मार्क्स, टेस्ट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इन चीज़ों का ख्याल रखना जब असेसमेंट ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर से बातचीत करेगा और उसको आगाह करेगा और उसको डिटेल देगा, तो इन बातों का, इन चीज़ों का ख्याल रखेगा। और क्या उसके ख्याल रखेगा, क्या डिस्कस करेगा? डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ परस्यूइंग अदर इन्वेस्टिगेटेड एवेन्यू टू ऑब्टेन एडिशनल एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, सेंडिंग ए प्रिजर्वेशन ऑर्डर टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी ये पाकिस्तान में तो PTA है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो ये भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर हम जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अथॉरिटी है या मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, उनको लेटर लिखना और उनसे हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग रिमोट स्टोरेज लोकेशन, ऑब्टेनिंग ईमेल, और ये भी बताना कि क्या ये कोई जो एविडेंस, टारगेटेड एविडेंस है, क्या ये किसी हार्ड ड्राइव में होगी सेव कहीं कहीं, या कहीं क्लाउड में रिमोट स्टोरेज लोकेशन में कहीं सेफ होगी। इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टिगेटर के साथ। कंसिडर द रेलेवेंस ऑफ पेरिफेरल्स कंपोनेंट टू द इन्वेस्टिगेशन, हाँ, वो भी जो छोटे छोटे टूल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं जिनके अंदर एविडेंस, जो रेलेवेंट एविडेंस है वो भी ड्राइव हो सकती है या उसकी वैल्यू हो सकती है, तो उसको भी डिस्कस किया जाएगा इन्वेस्टिगेटर के साथ। फॉर एग्जांपल, इन फोर्जरी ऑफ फ्रॉड केसेस कंसिडर नॉन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स सच एज लेमिनेटर्स, क्रेडिट कार्ड ब्लैंक्स, चेक पेपर्स, स्कैनर्स एंड प्रिंटर्स। ये जो अटैच इंसलरी होती हैं डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ, इनको पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स द टूल्स कहा जाता है।
डिटर्मन द पोटेंशियल एविडेंस बीइंग सॉट, और ये भी तय कर लिया जाएगा उससे बात करते हुए इन्वेस्टिगेटर के साथ कि हम अपनी रेलेवेंट प्राइमरी एविडेंस कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं। फोटोग्राफ, स्प्रेडशीट्स, डॉक्यूमेंट, डेटाबेस और फिनंशियल रिकॉर्ड, क्या इनमें से कोई रेलेवेंट डेटा जो है वो निकलेगा और कोर्ट में प्रेजेंटेबल होगा, ये इन्वेस्टिगेटर के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। डिटरमिन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केस like email accounts, email addresses, ISP use name, network configuration and user, system logs, password and username। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये रेलिवेंट होती है केस में, और इसको कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और जो असेसमेंट ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेटर के साथ इनके बारे में भी डिस्कस करेगा। दिस इन्फॉर्मेशन में बी obtained थ्रू इंटरव्यूज विद द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र और एम्प्लॉइज। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन होल्ड होती है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है किसी अगर अदारे से कोई के ज़रिए से क्राइम हुआ हो तो वो उसने फिर तमाम अदारों से रेलिवेंट जो ऑफिसर रेलिवेंट जो किसी अदारे के पर्सनल होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनसे भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, और उनसे इस किस्म की ये जो डिस्क्राइब की गई है वो इन्वेस्टिगेशन और डिटेल लेगा, और ये डिटेल फिर इन्वेस्टिगेटर्स के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने इसको कानून की नज़र में, कोर्ट के रूल्स की नज़र में, प्रोसीजर की नज़र में उनको एक्सेप्टेबल या नॉन एक्सेप्टेबल या प्रेजेंटेबल नॉन प्रेजेंटेबल पेश करना होता है। असेस द स्किल लेवल ऑफ कंप्यूटर यूज़र इन्वॉल्व, yes, techniques employed by a skilled user to conceal or destroy evidence may be more sophisticated. Encryption, body trap, booby traps, stenography। तो ये वाली जो टेक्निक्स हैं कंप्यूटर के रेलिवेंट, कंप्यूटर के साथ अटैच जो स्किल्स हैं, इसको असेस करना और इसको डिस्कस करना इन्वेस्टिगेटर के साथ बहुत ज़रूरी है। 7 है प्रायोरिटाइज द ऑर्डर इन विच एविडेंस टू बी एग्जामिन्ड। हाँ, ये भी है कि अगर कोई ऑर्डर ऐसा हुआ है कि आपने इस वे से, इस तरीके से एविडेंस को एग्जामिन करना है, तो फिर उसी ऑर्डर के तहत, उसी स्कोप के तहत ही वो एग्जामिन होगी एविडेंस, और इसका जो असेसमेंट ऑफिसर है ये भी डिस्कस करेगा। डिटरमिन इफ एडिशनल पर्सनल विल बी नीडेड, और ये भी होगा क्या असेसमेंट ऑफिसर ये भी डिस्कस करेगा कि क्या कोई एडिशनल ऑफिसर भी हमें कोई चाहिए, कोई ज़रूरत पड़ सकती है। डिटरमिन द इक्विपमेंट नीडेड, और ये भी डिटरमिन किया जाएगा असेसमेंट ऑफिसर के जो डेटा हमें या जो डिवाइसेस मिली हैं वो हमारे पास ऑलरेडी जो पहले से मौजूद टूल्स हैं उनसे ड्राइव नहीं हो रही, लिहाजा क्या हमें अलग से कोई नया सॉफ्टवेयर टूल की ज़रूरत है। असेसमेंट माइट अनकवर एविडेंस पर्टेनिंग टू अदर क्रिमिनल एक्टिविटी लाइक मनी लॉन्ड्रिंग इन कंजक्शन विद नारकोटिक्स एक्टिविटीज़। हाँ, ये वाली बड़ी ब्रीक बात है, बड़ी ज़रूरी है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होगी वो ज़्यादातर नारकोटिक्स एक्टिविटी के साथ ही अटैच होती है, क्योंकि इतना जो हैवी अमाउंट होती हैं वो ऐसे ही किसी इलीगल कारोबार से आती हैं, तो फिर वो जो क्रिमिनल्स हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में उस मनी को किसी न किसी गैर कानूनी तरीके से इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। तो ये असेस करना जो है वो ज़रूरी है अपनी इस एविडेंस को इन्वेस्टिगेटर के साथ डिस्कस करते हुए। तो एक असेसमेंट ऑफिसर ने क्या डिस्कस करना है इन्वेस्टिगेटर के साथ, तो उसकी लीगल वैल्यू देखनी है, तो वो हमने अभी पार्ट हमने ख़त्म किया है। नेक्स्ट आ जाती है 6 पे एविडेंस एक्विजिशन। ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं, बहुत ज़रूरी प्रिंसिपल्स हैं। ये मेथडोलॉजी है, डिटेल दी हुई है, क्योंकि जो एविडेंस है डिजिटल वो इतनी बारीक और इतनी सेंसिटिव है कि इसके प्रिंसिपल ना हो तो ये मैनिपुलेट हो जाती है, इसकी लीगल वैलिडिटी भी ख़त्म हो जाती है, ये कोर्ट में प्रेजेंटेबल भी नहीं रहती, कोर्ट इसको वैल्यू भी नहीं देती। लिहाजा इसके प्रिंसिपल को फॉलो करना और इन प्रिंसिपल का होना और फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और इनको समझना साइबर क्राइम लॉयर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने किसी एविडेंस को प्रेजेंटेबल या नॉन प्रेजेंटेबल या कोर्ट में एग्जीक्यूटेबल करार देना है, और अपनी बहस है, अपना जो केस है उसको स्टैब्लिश करना है। तो अपने केस को स्टैब्लिश करने के लिए और उसको बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे इस्टेब्लिश करने के लिए और इसकी ब्रीकी को देखने के लिए और उस ब्रीकी के पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ना, उसको समझना, ये
साइबर क्राइम लॉ के लिए इंतहाई ज़रूरी है। डिजिटल एविडेंस बाय इट्स वेरी नेचर इज fragile and can be altered। सॉरी, ये इंतहाई नाजुक होती है अपनी नेचर में, तो ये अल्टर की जा सकती है, डैमेज की जा सकती है और डिस्ट्रॉय बाय इम्प्रॉपर हैंडलिंग एग्जामिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि इसको क्रिमिनल ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया हो या इसको अल्टर कर दिया हो, फ्रेजाइल कर हो गई हो उसके हाथों। ये उस किसी डिजिटल एग्जामिनर या इन्वेस्टिगेटर या असेसमेंट ऑफिसर से भी हो सकती है। लिहाजा इसके प्रिंसिपल को फॉलो करना और उनको लेकर चलना इंतहाई ज़रूरी है। और इन प्रिंसिपल्स का एक साइबर लॉयर को पता होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। फॉर दिस रीज़न स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन टू प्रिजर्व द टाइप ऑफ एविडेंस। फेलियर टू डू मेक रेंडर अनयूजेबल एंड लेड टू इन एक्यूरेट कंक्लूजन। तो अगर ऐसा हो जाती है, ये पाल्टर हो गई, डैमेज हो गई है, तो फिर इसका जो कंक्लूजन होगा वो ना ही रिलायबल है, ना यूजेबल है, ना ही ये करेक्ट है और एक्यूरेट है। आप प्रिंसिपल को देख रही है, हम प्रोसीजर देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल को कौन से प्रोसीजर फुलफिल करेंगे। Acquire the original digital evidence in a manner that protect and preserve the evidence. The basic steps include as under: secure the original digital evidence through making it bit by imaging of the evidence। हाँ, जब एविडेंस सिक्योर की हो, कलेक्ट की हो, तो इसके इमेज लेना, इसको स्नैपशॉट ले लेना, तस्वीरें लेना बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप की लेना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एग्जामिनर सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है कि जो डॉक्यूमेंट्स हों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के, वो एग्जामिनर के पास हों, जो जब वो एग्जामिन करेगा। वेरीफाई ऑपरेशन ऑफ एग्जामिनर कंप्यूटर टू इंक्लूड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो वेरीफाई करना ये बहुत ज़रूरी है एग्जामिनर कंप्यूटर सिस्टम को, कि कौन सा उसके अंदर हार्डवेयर और शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है। डिसेंबल द केस ऑफ द कंप्यूटर टू एग्जामिन टू परमिट फिजिकल एक्सेस टू स्टोरेज डिवाइसेस। यस, ये प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर टू इंश्योर इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये चूँकि कोई डिवाइसेस, अगर डिजिटल डिवाइसेस ऐसे किसी मैग्नेटिक फील्ड या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के पास हों तो वो डैमेज हो जाती हैं। लिहाजा ये जो है ज़रूरी है कि इनको श्योर करे कि एविडेंस, पीस ऑफ एविडेंस को जो है वो यहाँ पे इनसे दूर रखेगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिक फील्ड से। आइडेंटिफाई स्टोरेज डिवाइसेस दैट नीड टू बी एक्वायर्ड। हाँ, बिल्कुल उन स्टोरेज डिवाइसेस को भी वो आइडेंटिफाई कर लेगा जो ज़रूरी हैं एविडेंस कलेक्ट करने के और डिराइव करने के। ये डिवाइसेस कैन बी इंटरनल एक्सटर्नल बोथ। हाँ बिल्कुल, ये एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ हो सकती हैं। डॉक्यूमेंट इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस एंड हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। यस, ड्राइव कंडीशन, मेक, मॉडल, ज्योमेट्री, साइज, जंपर सेटिंग, लोकेशन, ड्राइव इंटरफेस, ये तमाम जो ड्राइव की कंडीशन है हार्ड ड्राइव की, उनको एग्जामिन और असेस करना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। 9 इंटरनल कंपोनेंट्स लाइक साउंड रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, नेटवर्क कार्ड इंक्लूडिंग मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एड्रेस, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड, इंटरनेशनल एसोसिएशन कार्ड। ये जो कार्ड हैं, इनको प्रोसीजर को और इनको देखना, एग्जामिन करना इंतहाई ज़रूरी है। डिस्कनेक्ट स्टोरेज डिवाइसेस। हाँ, ये करना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग द पावर कनेक्टर और डेटा केबल फ्राम बैक ऑफ द ड्राइव और फ्राम द मदरबोर्ड। बिल्कुल जो डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस या हार्डवेयर्स हैं, उनको इन पावर कनेक्टर से या डेटा केबल से या मदरबोर्ड से अलग करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन, डैमेज और अल्टरेशन ऑफ डेटा। तो डैमेज होने से बचाने के लिए इनको अलग करना बहुत ज़रूरी है।
रिट्राइव कन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन फ्राम सस्पेक्ट सिस्टम थ्रू कंट्रोल बूट्स। यस, ये इस प्रोसीजर को फॉलो करना जो टेक्निकल है, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि जो कन्फिग्रेशन सिस्टम के अंदर अवेलेबल है उसको रिट्रीव किया गया। परफॉर्म ए कंट्रोल बूट टू कैप्चर CMOS एंड BIOS इंफॉर्मेशन एंड टेस्ट फंक्शनैलिटी। बिल्कुल ये जो सिस्टम के अंदर कंट्रोल बूट होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी को, उनको एक्टिव होना और समझना और उसको प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बूट सीक्वेंस, दिस में भी मीन चेंजिंग द BIOS टू इंश्योर द सिस्टम बूट फ्रॉम फ्लॉपी टू CD ड्राइव। क्योंकि अब तो ये फ्लॉपी और CD ड्राइव CD-ROM जो है ये कम यूज़ होते हैं, लेकिन इनके लिए भी प्रोसीजर दे दिया हुआ है कि आपने बूट सीक्वेंस को फॉलो करना है। ये प्रोसीजर है आपके लिए। डेट एंड टाइम कैप्चर, आपने जब ये एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं आप, तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना है। परफॉर्म ए सेकंड कंट्रोल बूट टू टेस्ट द कंप्यूटर फंक्शनैलिटी एंड द फोरेंसिक बूट डिस्क, ये आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। इंश्योर द पावर एंड डेटा केबल्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द फ्लॉपी CD-ROM ड्राइव एंड इंश्योर द पावर एंड डेटा केबल टू द स्टोरेज डिवाइसेस आर स्टिल डिस्कनेक्टेड। हाँ, डिस्कनेक्ट ये इंश्योर करना है कि वो डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। प्लेस the forensic boot disk into floppy CD-ROM drive, boot the computer, ensure the computer will boot from forensic boot disk। और ये आपने इंश्योर करना है कि जो आपने बूट टूल लगाया है उससे कंप्यूटर बूट हुआ है या नहीं, और ये आपने इसकी डिटेल भी लिख देनी है जो भी रिजल्ट आए। रिकनेक्ट द स्टोरेज डिवाइसेस एंड परफॉर्म ए थर्ड कंट्रोल बूट। अब आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है कि थर्ड कंट्रोल्ड बूट जो है वो इस्तेमाल करना है टू कैप्चर द ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन। आपने उस सिस्टम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैप्चर करना है, उसको आपने एज एविडेंस के तौर पर कलेक्ट करना। इंश्योर देयर इज ए फोरेंसिक बूट डिस्क इन फ्लॉपी CD-ROM ड्राइव टू प्रिवेंट द कंप्यूटर फ्रॉम एक्सीडेंटली बूटिंग फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर बड़ा टेक्निकल प्रोसीजर है, और ये दिया हुआ है कि आपने इसको प्रिवेंट करना है, अवॉइड करना है कि ये एक्सीडेंटली जो है वो बूट ना हो पाए, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस के साथ। ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन इंक्लूड लॉजिकल ब्लॉकिंग एड्रेसेस, LBA, लॉज डिस्क, सिलेंडर, हेड्स, सेक्टर्स एंड ऑटो डिटेक्ट्स। जनाब, ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, इसको समझना ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी है और इनको फॉलो करना ऑफिसर्स के लिए, इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल दिए हुए हैं, ये प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर है। Power system down, whenever possible remove the subject storage device and perform the acquisition using the examiner system. When attaching the subject device to the examiner system, configure the storage device so that it will be recognized. Yes, ये प्रोसीजर दिया हुआ है, आपने इसको फॉलो करना है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं जी? इंक्लूडिंग द फॉलोइंग में रिजल्ट इन ए डिसीजन नॉट टू रिमूव द स्टोरेज डिवाइसेस फ्रॉम द सब्जेक्ट सिस्टम। तो वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हों, आपने उनको फॉलो करना और उनको आपने राइट डाउन कर लेना और लिखना है डिटेल, जिसकी वजह से आपने सिस्टम से स्टोरेज डिवाइस नहीं निकाली, आपने उसके अंदर ही ले रहने दी। हालांकि जो मेन प्रिंसिपल है कि आपने स्टोरेज डिवाइस सिस्टम से बाहर निकाल लेनी है, फिर आपने अपने बूट टूल्स इस्तेमाल करने हैं, बूट टूल के ज़रिए से आपने उनके अंदर से एविडेंस को कलेक्ट करना है। RAID, redundant array of inexpensive disks, remove the disks and acquiring them individually may not yield usable result। हाँ, ये वाला जो है वो उन्होंने प्रेफर नहीं किया, आपने इस टेक्निक से अवॉइड करना है। लैपटॉप सिस्टम, द सिस्टम ड्राइव may be difficult to access and may be unusable when detached from the original system। लैपटॉप सिस्टम जो होते हैं उनके बारे में ये प्रोसीजर दिया हुआ है कि जब आप इनको ओरिजिनल सिस्टम से हटाएंगे, डिटैच करेंगे, तो फिर ये यूजेबल नहीं होंगे। हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, लेगेसी इक्विपमेंट, ओल्डर ड्राइव में नॉट बी रीडेबल इन न्यूअर सिस्टम। ये एक टेक्निकलिटी और डिफ़िकल्टी आती है इनको, ऑफिसर्स को, साबिक ऑफिसर्स को, कि जो पुरानी हार्ड ड्राइव होती हैं वो नए टूल के साथ कंपेटिबल नहीं होती और उनसे डेटा नहीं निकल पाता।
Equipment availability. The examiner does not have access to necessary equipment. Network storage. It may be necessary to use network equipment to acquire the data. When using the subject computer to acquire digital evidence, reattach the subject storage device and attach the examiner evidence storage device, hard drive, tape drive, CD-ROM, एमओ। तो अपनी इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी में इस प्रोसीजर को फॉलो करना, इंश्योर दैट द एग्जामिनर स्टोरेज डिवाइसेस फोरेंसिकली क्लीन व्हेन एक्वायरिंग द एविडेंस। यस, इससे पहले अगर उसके अंदर एविडेंस पड़ी हो उस स्टोरेज डिवाइस, एग्जामिनर की स्टोरेज डिवाइस में, तो वो फिर एक मिक्सअप हो जाएगा डेटा का। तो जब आपने किसी क्राइम के लिए कोई फोरेंसिक करने लगे हैं, उसकी डेटा को कलेक्ट करने लगे हैं आप, तो आपने अपनी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको क्लीन कर लेना, फोरेंसिकली क्लीन कर लेना, बिल्कुल क्लियर, साफ और एम्प्टी हो। राइट प्रोटेक्शन शुड बी इनिशिएटेड इफ अवेलेबल टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ओरिजिनल एविडेंस। यस, कोई ओरिजिनल एविडेंस पड़ी हुई है तो आपने उसको फौरन वहीं पर ही प्रोटेक्ट कर लेना है। नोट, द एग्जामिनर शुड कंसिडर क्रिएटिंग ए नॉन वैल्यू फॉर सब्जेक्ट एविडेंस प्रायर टू एक्वायरिंग द एविडेंस। क्या करना है इसके लिए, आपने जब नॉन वैल्यू देनी है, परफॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, CRC हैशिंग। हाँ, ये चूँकि इनका टेक्निकल एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर टेक्निक है, तो ये उनके लिए नॉन एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं एविडेंस के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि उसकी पहचान रहे जब आप उनको एग्जामिन करें अपनी लेबॉर्ट्री में। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड एक्विजिशन मेथड दिस प्रोसेस में ऑलरेडी बी कंप्लीटेड इफ हार्डवेयर राइट प्रोटेक्शन इज यूज्ड। क्या करना है, इंस्टॉल ए राइट प्रोटेक्शन डिवाइस, ओके। बूट सिस्टम विद एग्जामिनर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। इट इफ सॉफ्टवेयर राइट्स प्रोटेक्शन इज यूज, वेरी गुड, ठीक है। बूट सिस्टम विद एग्जामिनर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम, यस। एक्टिवेट राइट प्रोटेक्शन। Investigate the geometry of any storage device to ensure that all space is accounted for, including host protected data areas. Non-host specific data such as partition table matches the physical geometry of the drive. ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो कि इनफैक्ट एक स्टोरेज डिवाइस के अंदर इसकी लॉजिकल एक डिवीजन है, एक लॉजिकल इसकी इक्वेशन है, इसकी जो लैंग्वेज है, आपने उसके तहत इसको फॉलो करना है प्रोसीजर को, ताकि एविडेंस जो कैप्चर हुई है वो डैमेज ना हो, वो प्रॉपर रिजल्ट दे और वो कोर्ट में प्रेजेंटेबल हो। कैप्चर द इलेक्ट्रॉनिक सीरियल ऑफ द ड्राइव एंड अदर यूज़र एक्सेसिबल। तो आपने ये जो है सीरियल नंबर इसको कैप्चर करना है। हाउ स्पेसिफिक डेटा एक्वायर द सब्जेक्ट एविडेंस टू एग्जामिनर स्टोरेज डिवाइस यूजिंग द एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल सच एज। आपने क्या करना है इसके लिए, स्टैंड अलोन डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यस। ये इनकी चूँकि सॉफ्टवेयर स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं, आपने इन सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। फोरेंसिक एनालिसिस सॉफ्टवेयर सूट, यस। डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइसेस आपने ये यूज़ करनी है। ये इनको एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स कह रहे हैं। वेरीफाई सक्सेसफुल एक्विजिशन बाय कंपेयरिंग नॉन वैल्यूज़। जब आपने नॉन वैल्यू का चूँकि आप एक टेक्निक यूज़ करते हैं, तो आपने फिर लास्ट पे आपने अपनी जो एविडेंस एक्विजिशन कर ली है एविडेंस, आपने उसको वेरीफाई कर लेना है, पता चल जाए कि वाकई आपने वही एविडेंस कलेक्ट की है जो टारगेटेड थी। वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल एंड कॉपी इट बाय डूइंग ए सेक्टर बाय सेक्टर कंपैरिजन ऑफ द ओरिजिनल टू कॉपी। ये प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है ताकि वो ओरिजिनल कॉपी हो सके फॉर फर्दर यूज़। आगे जी एविडेंस एग्जामिनेशन है, इसका जो प्रिंसिपल है वो हम पढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि जब ये स्टेज आ जाएगी एविडेंस एग्जामिनेशन की, तो प्रिंसिपल ये होगा, जनरल फोरेंसिक प्रिंसिपल अप्लाई व्हेन द एग्जामिनिंग डिजिटल एविडेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस एंड मीडिया मे रिक्वायर डिफरेंट मेथड ऑफ examination. Person conducting an examination of digital evidence should be trained for this person. वो जो एग्जामिन
करेगा डिजिटल एविडेंस को वो ट्रेंड होना चाहिए स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जामिन करने के लिए। प्रोसीजर क्या है जी? कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑन डेटा दैट हैव बीन acquired यूजिंग एक्सेप्टेड फॉर फोरेंसिक प्रोसीजर। Whenever possible, the examination should not be conducted on original evidence। हाँ, ये वाला बड़ा ख्याल रखना है कि आपने ओरिजिनल जो एविडेंस निकली है उस पर एग्जामिनेशन नहीं कर देनी। पॉसिबल है कि आप एग्जामिनेशन के दौरान जो डेटा है वो डैमेज या लॉस्ट हो जाए, तो वो तो बहुत बड़ा एक कानूनी फ्लॉ हो जाएगा। When conducting evidence examination, consider using the following steps. Preparation step 1. Prepare working directories on separate media to which evidentiary file or data can be recovered and extracted. देखिए स्टेप 1 है, आपने इसको डायरेक्टरी के प्रोसेस को प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टेप 2, extraction step 2. Discussed below are two different types of extraction, physical and logical. The physical extraction phase identifies and recover data across the entire physical drive without regard to the file system. Logical extraction phase identified and recover file and data based on installed operating system, file system and the applications. Physical extraction क्या है जी वो? During this stage, the extraction of data from drive occur at physical level regardless of file system present on the drive. Yes, this may include the following method: keyword searching, file carving, and extraction and partition table and unused space on the physical drive. Number 1, performing keyword search across the physical drive may be useful. कीवर्ड सर्च बहुत यूजफुल हो सकती है जब आप इसकी एग्जामिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। As it allows the examiner to extract data that may not be accounted for by operating system and file system. ये क्विक प्रोसेस है और क्विक रिजल्ट देगा। File carving utilities process across the physical drive may assist in recovering and extracting usable files and data that may not be accounted for by operating system and file system. Examining the partition structure may identify the file system present and determine if entire physical size of the hard drive is accounted for. Logical extraction B में दिया हुआ है, during this stage the extraction of the data from the drive is based on the file system present on the drive and may include data from such areas as active file, deleted file, file slack, unallocated file space. Step by include क्या होगा? include extraction of the file system information to reveal characteristics such as directory structure, file attribution, file names, date and timestamps, file size and file location. Data reduction to identify the eliminates known file through the comparison of the calculated hash value to authenticated hash values. Extraction of the file prevent to the examination method to accomplish this may be based on file name and extension, file header, file content and location on the drive. Recovery of deleted file क्या होगा इसमें? Extraction of the password protected, encrypted and compressed data. Yes, extraction of file slack, extraction of unallocated space, analysis of extracted data step 3. ये step 3 आ गया, इसमें analysis देना है जो भी data extract हुआ। Analysis is the process of interpreting the extracted data to determine their significance into the case. Some example of the analysis that may be performed including time frame, data hiding, application and file and ownership and possession. Analysis may be require a review of the request for service, legal authority for search of digital evidence, investigative leads and analysis lead. Time frame analysis. Time frame analysis can be useful in determining when events occur on a computer system.
which can be used as part of the associating use of the computer to an individual at the time the event occur. This method can be used, क्या होगा कि जो टाइम फ्रेम एनालिसिस है यूज़ किया जाएगा कि सिस्टम के ऊपर कोई वाक़या कब होगा. Number 1, review the time and date stamp contained in the file system metadata, last modified, last accessed, created, change of status to link file of interest to time frames relevant to the investigation. Example of this analysis would be useful as the last modified date and time to establish when the content of the file was changed. Reviewing system and application log that may be present. This may include error log, installation log, connection log, security log. For example, examination of a security log may be indicate when a username password combination was used to log into system. Note दिया हुआ है, note take into consideration by any difference in the individual's computer date and time as reported in the BIOS. अब नेक्स्ट आ जाती है जी बी डेटा हाइडिंग एनालिसिस. अगर कोई डेटा हाइड हुआ है तो कैसे एनालिसिस करना है इसका. बाय एग्जामिनर डेटा कैन बी कंसील्ड ऑन कंप्यूटर. डेटा हाइडिंग एनालिसिस कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द रिकवरिंग such data and may indicate knowledge, ownership and intent. Method can be used include correlating the file header to the corresponding file extension to identify any mismatch. Presence of mismatch may indicate that the user intentionally hide data. Gaining access to all password protected, encrypted or compressed files, which may be indicate an attempt to conceal the data from unauthorized user. A password itself may be as relevant to the content of the file. 3. Gaining access to the host protected area HPA. The presence of user created data in HPA may indicate an attempt to conceal data. ये प्रोसेस दिया हुआ कि अगर डेटा हाइड हुआ है कंप्यूटर में तो आपने उसका एनालिसिस एग्जामिनेशन कैसे करना है. एप्लीकेशन एंड फाइल एनालिसिस. Many program and file identify may contain information relevant to the investigation and provide insight to the capability of system and the knowledge of the user. Result of this analysis may indicate additional steps that need to be taken in extraction and analysis process. Some examples: reviewing file names or relevance and pattern, examining file content, identifying the number of type operating system, correlating to the file to the install application. Considering relationship between files, for example, correlating internet history to cache files and email file to email attachments. ये लॉजिकल बात है, जो थोड़ा सा कंप्यूटर लोग जानते हैं उनको पता है. तो कैश फाइल जो है वो इंटरनेट की अगर कैश फाइल हो तो वो हिस्ट्री से कैसे इंटरनेट हिस्ट्री कैसे मैच करती है. आइडेंटिफाइंग अननोन फाइल टाइप टू डिटरमिन देयर वैल्यू टू देयर इन्वेस्टिगेशन. Examining the user default storage location for application and file structure of the try to determine if file have been stored in their default or an alternate location. Examining user configuration setting. Analysis file metadata. Analyzing file metadata, the content of user created file containing data additional to that present to the user. Typically view through the application that created. For example, file created with hard word processing application may include authorship, time last edited, number of time edited, and where they were printed or saved. Ownership and possession. In some C के बाद D आ गया. In some instances it may be essential to identify individual के एग्जामिनर ने ये भी कोशिश करनी है एग्जामिनेशन के दौरान कि वो ओनरशिप प्रोटेक्टेड पासवर्ड की, इनक्रिप्टेड पासवर्ड की, सिस्टम की, डिवाइसेस की, एप्लीकेशन की, वो उनको कैसे एग्जामिन करेगा. हु क्रिएटेड, मॉडिफाइड और एक्सेस ए फाइल. इट मे बी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन ओनरशिप एंड knowledgeable possession of the question data. Element of knowledgeable possession may be based on analysis described above, including one or more of the following factor. क्या होगा? प्लेसिंग
The subject at the computer at the particular date and time may help determine ownership and possession time frame analysis. Yes, this step जो है वो इंश्योर करेगा और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा कि अपने पोसेशन और ओनरशिप को एग्जामिन कैसे करना है और यूजफुल रिजल्ट लेना है. फाइल ऑफ इंटरेस्ट में बी लोकेटेड इन नॉन डिफॉल्ट लोकेशन, ई.जी. यूजर टू क्रिएट अ डायरेक्टरी नेम, चाइल्ड पॉन, एप्लीकेशन एंड फाइल एनालिसिस. यस, दिस टेक्निक जो है वो लिमिटेड स्कोप में इंस्टेंट रिजल्ट देगी. द फाइल नेम इटसेल्फ में बी एविडेंस वैल्यू एंड also may indicate the content of file application and file analysis. Yes, this step is also very relevant to the ownership, examining ownership and possession. Hidden data may be indicate a deliberate attempt to avoid detection. Hidden data analysis. Yes, अगर hidden data की टेक्निक यूज़ की है तो ये भी साबित करती है कि डेटा को इंटेंशनली हाइड किया गया और वो किसकी पोसेशन में हो सकता है. If the password needed to gain access to the encrypted or password file are recovered, the password themselves may indicate possession and password. पासवर्ड जो हमेशा कोई इंटेंशनली लगाता है और ये ओनरशिप को ही प्रूव करता है. इस पे वैसे तो बाहर यूरोपियन लॉ और अमेरिकन लॉ बड़ा स्टेब्लिश्ड है कि जो पासवर्ड होता है वो ओनरशिप को साबित करता है. कंटेंट्स ऑफ द फाइल में इंडिकेट ownership and possession by containing information specific to user application and file. Yes, जो फाइल कंटेंट है वो भी ओनरशिप पोसेशन को एग्जामिन और प्रूव कर सकते हैं. कंक्लूजन है स्टेप 4 में, इन एंड ऑफ द themselves result obtained from one of these step may not be sufficient to draw a conclusion. अच्छा, ये बड़े कि अगर आपने यहाँ से तमाम में से किसी एक में से डेटा निकाल लिया है, एग्जामिन कर लिया है, तो फिर भी ये फाइनल कंक्लूजन में के लिए ज़रूरी नहीं है. When viewed as a whole, however, association between individual results may provide a more complete picture. As a final step in the examination process, to being sure to consider the result of extraction analysis in their entirety. तो आपने जो है इस प्रोसेस को फॉलो करना है, तब कंक्लूजन देना है. आपने सिर्फ उसके अंदर से डेटा जो निकाला है उसको निकाल के आपने कंक्लूजन नहीं देना, वो सफिशिएंट नहीं होगा. Documentation and reporting principle. The examiner is responsible completely and accurately reporting this on her finding and results of the analysis of digital evidence. Examining documentation is an ongoing process throughout the examination. It is important to accurately record the step taken during the digital evidence examination. तो आप जब एग्जामिनेशन करेगा एग्जामिनर तो उसने उनको राइट डाउन करते रहना हर स्टेप को, स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनका एक डिटेल और उसकी जो रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन जब उसने करनी हो और वो सेंड करनी हो बैक टू दी रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन एंड टू द इन्वेस्टिगेटर, तो उसका एक एग्जामिनेशन लॉग बना हुआ हो. क्या आपसे दिया हुआ है, आर डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कम्प्रीहेंसिव. रिजल्ट रिपोर्ट मोड शुड बी रिटन फॉर द इंटरनेट ऑडियंस. भाई उसने एक रिटर्न रिपोर्ट देनी है, ठीक है, राइट करके, ताकि वो जो भी उसको रेलिवेंट बंदा पढ़े उसको उससे नतीजा अखज़ कर सके. एग्जामिनर नोट्स. डॉक्यूमेंटेशन शुड बी contemporaneous with examination, and retention of the note should be consistent with the departmental policies. The following is a list of general considerations that may be assist in examiner throughout the document process. ये लाइक कर जाना बहुत ज़रूरी है कि अगर उन्होंने जब किसी डिजिटल एग्जामिनेशन के एग्जामिनर को क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं तो वो इन लाइन पे अगर क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो वो एविडेंस, साइबर एविडेंस में, डिजिटल एविडेंस में से बहुत सारे फला निकाल पा सकते हैं, अपने एविडेंस को, अपने केस को स्ट्रांग प्रूव कर सकते हैं, अपनी साइड को मज़ीद ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. तो ये लाइन, ये जो है नोट्स, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको पढ़ना समझना. टेक नोट व्हेन कंसल्टिंग विद केस इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोसिक्यूट. ठीक है जी, जब वो कंसल्ट करे तो नोट ले ले प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर से. मेंटेन कॉपी ऑफ द सर्च अथॉरिटी विद केस नोट. यस, ले ले उसे, वो अथॉरिटी जो है सर्च अथॉरिटी. मेंटेन द इनिशियल रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस विद द केस फाइल. यस. मेंटेन ए कॉपी ऑफ चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंटेशन. यस.
टेक नो डिटेल इनफ टू अलो कंप्लीट डुप्लीकेशन ऑफ एक्शन। यस, क्योंकि उसने ओरिजिनल पे तो करना नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ एक्शन करना है, उसने उसके ऊपर एग्जामिनेशन करना है, तो उसने उसकी ले लिए डिटेल। इंक्लूड द नो डेट्स टाइम एंड डिस्क्रिप्शन एंड रिजल्ट ऑफ द एक्शन टेकन। यस, डॉक्यूमेंट इन इरेगुलरिटीज इनकाउंटेड एंड एनी एक्शन टेकन रिगार्डिंग इरेगुलर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। वो तमाम इन चीज़ों को नोट करेगा, इरेगुलरिटीज़ को भी। इंक्लूड एडिशनल इन्फॉर्मेशन सच एज नेटवर्क टोपोलॉजी, लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड यूजर एंड यूजर एग्रीमेंट्स एंड पासवर्ड्स। Document change made to the system and network by or by direction of the government, public sector organization at the examiner। ठीक, ये भी नोट करेगा। Documents that operating system and relevant software version and current installed patches। Yes, document information obtained at the scene regarding remote storage, remote user access and offsite backups। ये नोट कर लेगा और ये अपनी इसकी डिटेल वो लिख लेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन information of evidence value may be found that is beyond scope of current legal authority। Document this information and bring it to the attention of the director cybercrime wing because information may be needed to obtain additional search authorities। Yes, examiner report। This section ये भी साइबर लॉयर के लिए जो साइबर लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, साइबर क्राइम लॉज किसके लिए, इनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। This section provides guidance in preparing a report that will be submitted to the investigator, prosecutor, and other. There are general suggestions. Departmental policy may dictate reporting writing specific, such as its order and contention. The report may include क्या? Report में क्या होगा? Identity of reporting agency, case identifier, submission number, case investigator, identity of submitter, date of receipt, date of report. Descriptive list of items submitted for examination including serial number, make and model. Identifies nature of examiner. Brief description of steps taken during examination such as string searches, graphics, image searches and recovering erased files. Results and conclusion. Summary of finding. This section may consist of brief summary of result of examination performed on the item submitted for analysis। ये प्रोसेस जो है वो एग्जामिनर को गाइड करता है कि उसने कैसे रिपोर्ट और समरी तैयार करनी है। ऑल फाइंडिंग लिस्टेड इन द समरी शुड बी कंटेन इन द डिटेल ऑफ फाइंडिंग सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, डिटेल ऑफ फाइंडिंग। दिस सेक्शन शुड डिस्क्राइब इज ग्रेटर डिटेल द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड मे इंक्लूड क्या होगा जी, स्पेसिफिक फाइल रिलेटेड टू द रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट उसको गई कि आपने इसका एनालिसिस करना है, अदर फाइल इंक्लूडिंग डिटेल फाइल्स एंड सपोर्ट द फाइंडिंग, string searches, keyword searches and text string searches, internet later search evidence such as website traffic analysis, chat log, cache file, email and news group activities. Graphic image analysis, indicator of ownership, which could be include program registration data. Data analysis, description of relevant program on the examined items, and last a technique used to hide and mask data such as encryption, stenography, hidden attribution, hidden partition and file name anomalies. Supporting material. List supporting material that are including with the report such as print out of the particular item of the evidence, digital copy of the evidence, chain of custody documentation. Glossary. A glossary may be included with the report to assist the reader in understanding any technical tool. Use a general accepted source for the definition of term and include appropriate reference। ये जनाब उन्होंने इंक्लूड की जा सकती है रिपोर्ट में, ताकि अगर कोई टेक्निकल वर्ड आया हुआ है जो इन्वेस्टिगेटर और प्रोसिक्यूटर को समझने में प्रॉब्लम कर रहा है, ताकि अगर लायर इन्वेस्टिगेटर या प्रोसिक्यूटर समझने में मुश्किल पेश हो रही है तो डेफिनेटली कोर्ट को समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो लिहाजा आपने ये ग्लोसरी उसकी तैयार कर देनी है अपनी रिपोर्ट के साथ। डिजिटल एविडेंस रिसीविंग फॉर्म 1 में यहाँ से एक जो है वो टेक्निकल और डिपार्टमेंटल शुरू हो जाता है। पिका रूल्स में इनका प्रोसेस तो ये दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ ऐसा
है नहीं जो डिटेल पढ़ा जा सके, लेकिन जो ये देखिए चेक लिस्ट ऑफ एनालिसिस, ये ज़रूरी है। फॉर्म 4 जो है चेक लिस्ट फॉर एनालिसिस डिजिटल एविडेंस डिजिटल डिवाइसेस इन फोरेंसिक लैब, तो ये एक इसको हम हल्का सा गो थ्रू होते हैं। तो ये चेक लिस्ट जो है एक प्रोवाइड करेगा जो एग्जामिनर है कि उसने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए। अब जब वो अपना एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था, तो उसने क्या क्या किया। 1 में फिजिकल एग्जामिनेशन है, वेरीफाइड इंटीग्रिटी सीज ऑफ डेटा, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये तमाम जो स्टेप्स हैं उसने वो इनकी एक चेक लिस्ट तैयार कर देनी है और फिर वो अपनी रिपोर्ट के साथ भी इसको भेजना है। आज के लेक्चर में हमने डिजिटल एविडेंस की एग्जामिनेशन, इसकी कस्टडी, इसकी कलेक्शन, इसकी ड्राइविंग, हाउ टू ड्राइव डिजिटल डेटा, प्रिपरेशन, असेसमेंट, ये डिटेल में हमने पढ़ी और इस रेलिवेंट टू दी रूल्स ऑफ पीका रूल 2018। तो ये जो रूल्स हैं पीका के 2018 में जो पास हुए, इनमें बड़ी डिटेल से इसका प्रोसीजर और इनके प्रिंसिपल दिए गए हैं। साइबर लायर और उन वकला, नौजवान वकला जो नए हैं और वो फ्यूचर में साइबर लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ये इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इसको समझना, इसको रीड करना और इनकी टर्मिनोलॉजी को समझना। दो के ये टेक्निकल है, स्लोली जब वो कंप्यूटर से और अपने मोबाइल की टेक्निकलिटी से वाक़फ़ होते जाएंगे, आस्ता आस्ता वो इन चीज़ों को भी समझना शुरू कर देंगे। अगर वो कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर कोर्स कर लें, बेशक वो 2 माह का हो, 3 माह का हो, बल्कि इसके लिए तो बेशुमार यूट्यूब वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। अगर आप उनके लिए 2-3 घंटे निकाल के आप वो वीडियोस को अच्छी तरह 2-3 बार सुन के समझना शुरू कर दें, तो इन रूल को आपके लिए समझना बहुत आसान है और आपकी टिप्स पे आ जाएगा। ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए इन रूल्स को, पीका रूल्स को पढ़ना और साइबर क्राइम में एज ए लायर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। आप अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट कर सकते हैं अगर आप पढ़ाई करते रहें और एडवांस नॉलेज हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच।